नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रांत में भी आजादी के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सिंध की आवाम पाकिस्तान से अलग सिंध देश के लिए क्रांति की मशाल थामे सड़क पर उतर आई है। यानी हिंद से लेकर अब सिंध तक नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सिंध की आवाम नरेंद्र मोदी से आजादी के संघर्ष में मदद की गुहार लगा रही है। देखिए पाकिस्तान में कैसे गूंज रहा है मोदी नाम। We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. पाकिस्तान में घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इमरान पर भारी पड़ी मोदी नीति। तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। जिस तरह से बलूचिस्तान में आज़ादी की आग है, कमोबेश उसी तरह की आग सिंध में भी आज़ादी के लिए लगी है। लोग काम कर रहे हैं। सिंध मांगे आतंकिस्तान से आजादी। कराची गंजी असाजी, शंकर गंजो असाजो, लड़काना गंजो असाजो, हैदराबाद गंजी असाजी, मीरपुरखास गंजो असाजो, नवाबशाह गंजो असाजो, यो थर्रे गंजो असाजो, ही काचो गंजो असाजो, ही सिंधु गंजो असाजो, ही किंजर गंजो असाजो, ही मंजर गंजी असाजी, जो तलो गंजो असाजो, ये सिंध समूरी गंजी असाजी। ये किसी गाने की सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस सदियों पुरानी क्रांति की गूंज है जिसने फिलहाल इमरान सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस क्रांति में आक्रोश है, इस क्रांति में लोगों का जोश है, इस क्रांति में आतंक की पैरोकार हुकूमत के खिलाफ बगावत का शोर है। तो अब इस क्रांति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तस्वीरें उसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से अदावत में हदें पार कर जाने पर आमादा नजर आती है। उसी पाकिस्तान की जो आतंक की बैसाखी के सहारे भारत को अस्थिर करने का ख्वाब देखता है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बगावत की चिंगारी शोलों में तब्दील होती जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बाशिंदे आतंक की पैरोकारी करने वाली हुकूमत से आजादी मांग रहे हैं। आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान से अलग सिंधु देश के लिए लोग क्रांति की मशाल थामे सड़क पर उतर आए हैं। तो हैरान करने वाली बात यह है कि अब सिंध के लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें आजादी दिलाने की गुजारिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पाकिस्तान में सिंधु देश की मांग और आजादी के लिए नरेंद्र मोदी से सिंध वासियों की गुहार इस्लामाबाद तक सनसनी मचा रही है। पाकिस्तान की इमरान सरकार इस जनवरी क्रांति से सदमे में है। पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारत बांग्लादेश की तरह सिंधु देश बनाने में मदद करेगा। क्या भारत पाकिस्तान के अत्याचारों से सिंध के लोगों को निजात दिलाएगा और क्या बहुत जल्द पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होने वाला है। इसमें गैरती से सिंधियों निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो। सिंध का बच्चा बच्चा गैरतमंद पंजाब की गुलामी से निजात चाहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी पंजाबी छावनी, एक भी पंजाबी पुलिस, एक भी पंजाबी रेंजर्स सिंध में हो। सिंधु देश की आवाज उठाने वाले अब किसी भी कीमत पर आतंकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। लिहाजा
सिंध के लोगों ने अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर जामशोरो जिले में एक रैली निकाली। इस रैली में शामिल लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के दूसरे नेताओं की तस्वीर हाथ में लेकर सिंधु देश बनाने में मदद की गुजारिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए। आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक, इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर में, उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। बिलावल भुट्टो की चिंता वाजिब है, क्योंकि बलूचिस्तान की ही तरह सिंध प्रांत में भी पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है। यहाँ के लोगों को वडेरा, सरदार, लूटमार और मुहाजिर का तमगा दिया जाता है। यहाँ के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। यही नहीं, सिंध प्रांत को चीन के हाथों बेचने की कोशिश की जा रही है। सिंध की जमीन यहाँ के लोगों से जबरन छीनकर चीन को दी जा रही है। समुद्री इलाके भी चीन को मछली पकड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि इसकी मुखालफत करने वालों को या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिर्फ डिफेंस में अच्छी इंग्लिश और उर्दू बोलने वाला जो सिर्फ शराब पी के पंजाबी बोलता हो, वो सिविलाइज पाकिस्तानी है। और हर वो शख्स जो अपनी मादरी जबान बोलना चाहता है, चाहे वो पश्तो, सिंधी और बलोची हो, वो मुल्क का दुश्मन है। इस कंफ्यूज्ड मुल्क के अंदर अगर बलोच हाथ जोड़ के ये सिंधी कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई, हमने क्या गुनाह किया है जो हमारे लोगों को तुम रोज मारते हो और हमारे पैसे सोना निकलने से पहले लूट के पंजाब में ले जा रहे हो, तो सबसे पहली बात वो कहते हैं हमें डेवोल्यूशन करो, वी डोंट वांट योर आर्मी। पाकिस्तान में अलग सिंधु देश के लिए आंदोलन आज से नहीं बल्कि सालों से जारी है। बांग्लादेश की आजादी के ठीक बाद इस आंदोलन को सिंध के नेता GM सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी ने शुरू किया था। उन्होंने सिंध के राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और सिंधु देश का नारा दिया। लिहाजा GM सैयद की 117वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने एक विशाल आजादी रैली निकाली और इमरान सरकार को चेतावनी दे दी कि इस बार पाकिस्तान से आजादी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पंजाबी सिंधियों उठो, सिंधियों नौजवानों तुम उठो, महाजनों उठो, मिलो एक दूसरे से, जमा हो। हम इनसे प्यार से कह देंगे 3 दिन के अंदर अंदर सिंध छोड़ दो, छोड़ दो, वरना फिर हम तो कलंदर के मजार पे जाने वाले लोग हैं। हम तो फिर वहीं जाके दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर करें। सिंधु देश के समर्थन में पाकिस्तान से लेकर विदेशों तक से आवाज उठ रही है। सिंधु देश के लिए दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए आजादी की ये आवाज किसी बड़े खतरे की आहट से कम नहीं। सिंधु देश की मांग इमरान सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। सिंध में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। सिंध प्रांत में स्थित कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी सीमाएं भारत के गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। यही नहीं, सिंध की सीमा बलूचिस्तान से भी लगती है, जहां से भी फिलहाल विरोध के नारे बुलंद हो रहे हैं। राजस्थान का बॉर्डर सिंध के साथ में जुड़ा है और सिंध के साथ में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से काम करने का मुझे 20 साल तक मौका मिला। जिस तरह से बलूचिस्तान में आज़ादी के आगे
कम वेश उसी तरह की आग सिंध में भी आज़ादी के लिए लगी है, लोग काम कर रहे हैं। और उस आज़ादी के मूवमेंट के साथ में ज़िया सिंध का जो मूवमेंट था उसके साथ में बहुत क्लोजली मैंने कई सालों तक काम किया है। और जिस तरह की ब्रुटैलिटी, जिस तरह के खूनी जेनोसाइड की पिक्चर्स आप सब ने अभी देखी हैं, ठीक उसी तरह की बहुत सारी पिक्चर्स सिंध के साथ में काम करते हुए, सिंध के फ्रीडम मूवमेंट के साथ में काम करते हुए मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, पाकिस्तान में जाके भी देखा है। बलूचिस्तान की ही तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने सिंध को भी अपने अत्याचारों से क्रांति के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा सिंध के लोग सिंधु देश नाम से आजाद मुल्क की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाबी उपनिवेशवाद से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की गुलामी से आजादी की मांग कर रहे हैं। सिंध की आवाम पाकिस्तान के फासीवाद से आजादी की मांग कर रही है। तो इसके लिए अब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। We Sindhis never accepted Pakistan as our own country, and we are fighting for our own right to self-determination and own independence, and Sindh will be free. It won't be a part of Pakistan in the long time. It will be free, and it should be there in the anthem of India. पिछले कुछ दशकों में सिंध के राष्ट्रवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने गायब किया, प्रताड़ित किया और कईयों को मार डाला। लेकिन अब सिंध की आवाम क्रांति की मशाल थामे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा चुकी है। मतलब ये कि हिंद से सिंध तक मोदी नीति की आंधी है और पाकिस्तान की तय बर्बादी है। एक तरफ सिंध से उठते क्रांति के शोले हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम का आक्रोश। दरअसल कोरोना की वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। आम लोगों से लेकर मीडिया तक में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कोसा जा रहा है। उन्हें नसीहत दी जा रही है, लेकिन इमरान खान की परेशानी ये है कि वो पहले अपने मुल्क के लोगों की जान बचाएं या फिर अपनी नाक। भारत में बीती 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला पूरे देश में शुरू हो गया और वो भी युद्ध स्तर पर। कोरोना को हराने और हर आम जन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो तैयारियां की हैं, उसकी तारीफ हर तरफ और हर कोई कर रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। हिंदुस्तान की तस्वीर से ठीक उलट पाकिस्तान का हाल है। कोरोना की लड़ाई में पाकिस्तान का क्या हाल है, इसके बारे में खुलकर बात करने से पहले जरा एक नजर पाकिस्तान की मीडिया के एक पत्रकार के इस ट्वीट पर डालना जरूरी है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमने अभी तक वैक्सीन का ऑर्डर दिया है या नहीं। बनाना तो बहुत दूर की बात है। मुकाबला करना है तो तालीम में करें, साइंस में करें, खेल में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, इकोनॉमी में करें, टेक्नोलॉजी में करें और सच का सामना करें। इन दिनों जबकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को हराने के लिए हर मुल्क में वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेज हो रहा है, पाकिस्तान में उल्टी ही रामायण चल रही है। आलम यह है कि इमरान सरकार की बद इंतजामी को लेकर मीडिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार यानी इमरान खान को लोग जी भर कर कोस रहे हैं, जबकि इसके उलट खुद इमरान खान का वैक्सीन के इंतजाम को लेकर क्या कहना है, जरा एक नजर उसे भी सुन लीजिए। फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती।
इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। यानी अब तो पाकिस्तान की तस्वीर करीब पूरी तरह साफ हो गई है। कोरोना की जंग में इमरान खान किस कदर अपनी ही आवाम के निशाने पर आ गए हैं। असल में इमरान खान नाक बचाएं या लोगों की जान। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मांगने में शर्म आ रही है और अपनी झूठी शान को बचाने की खातिर पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि जब तक उनके देश में कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि इमरान खान की सरकार जो है कोरोना से लड़ने में असमर्थ रही है। वो इस लड़ाई में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से आने वाले समय में डील करते हैं। क्या उनको कहीं से बाहर से एड मिलेगी वैक्सीन लाने में। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 महीने के भीतर कोरोना की वैक्सीन मुहैया हो जाएगी, लेकिन ये बात गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और मौजूदा वक्त में ये गिनती 5 लाख के पार हो गई है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी तो दे दी है, जबकि चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्मा के टीके को अगले 2 हफ्तों में मंजूरी मिलने के आसार हैं। पाकिस्तान के लोगों को आखिर में देखा जाए तो वो चाइना से बनी हुई वैक्सीन पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जो उनका पैसे वाला वर्ग है वो तो बाहर की वैक्सीन को अफोर्ड कर लेगा, जो प्राइवेट कंपनीज या हॉस्पिटल जहाँ से लाएंगे और उसको काफ़ी महंगे दामों पे बेचेंगे। लेकिन ये है कि बाकी आम जनता को, और दूसरी तरफ ये भी है उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन वहाँ उनको मुहैया नहीं कर पाएगा पाकिस्तान की इमरान खान सरकार चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ तो पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर जा पहुंचा है, तो उसी वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब वहां की जनता ने ही उसे सवालों के दायरे में घेरना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान रूस और चीन की वैक्सीन के अलावा योनटेक, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हासिल करने की कोशिश में है। पाकिस्तान की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन के लिए फिलहाल 15,000 करोड़ डॉलर का बजट तय किया है, जिससे महज 10 लाख डोज ही खरीदे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतने भर से पाकिस्तान की जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस खेप से सिर्फ 0.2% आबादी को ही वैक्सीन मिल सकेगी। लिहाजा पाकिस्तान को पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत होगी। कोरोना वैक्सीन को लेके उनके पास बहुत सी दुश्वारियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनके पास अपनी कोई वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात यह कि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो जो यूरोप और अमेरिका में जो बनी है वैक्सीन, उनको ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी है। पाकिस्तान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री फैजल सुल्तान के मुताबिक चीन की वैक्सीन फरवरी के मध्य तक आएगी और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों को इसकी डोज दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए क्या सबको वैक्सीन मिल पाएगी, क्योंकि वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान चीन पर ही निर्भर है और चीन की वैक्सीन अभी ट्रायल पर है। तो क्या ऐसे में ये बात सिर उठाने लगी है कि इमरान खान कोरोना से लड़ाई हार चुके हैं? पाकिस्तान में कोरोना को लेकर वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। पहली बात तो ये कि सही रिपोर्ट वहाँ से नहीं आ रही। उनके यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको छिपा रखा है उन्होंने, जिसके कारण वो सही पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोगों की इसमें मर चुके हैं और कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं। दूसरी बात ये कि उनका जो मेडिकल सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। उन प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम हैं और सरकारी अस्पताल नाम मात्र हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार जानती है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उसे भारत से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश न सिर्फ भारत की बनी वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं बल्कि भारत से ही मदद भी मांग रहे हैं। कई देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक ब्राजील ने 20 लाख डोज की मांग की है। इसी तरह नेपाल ने भी भारत से वैक्सीन मांगी है, जबकि दुनिया भर में भारत को नीचा दिखाने में लगे चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत की तारीफ ही की है। भारत में मंजूर दोनों ही टीके दुनिया के दूसरे टीकों के मुकाबले बेहद सस्ते हैं, लिहाजा इमरान खान सरकार इन्हें लेना चाहेगी।
लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल यह है कि आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहने की वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान मोदी सरकार के सामने मदद की गुहार लगाने से भी हिचक रहे हैं। पाकिस्तान भारत से वैक्सीन मांगेगा, इसलिए कि अगर भारत से वैक्सीन मांगने के मतलब ये है कि भारत की छवि पाकिस्तान के अंदर और बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की जनता के अंदर भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस कारणवश वो भारत से वैक्सीन नहीं देंगे। अगर भारत से वैक्सीन उन्होंने मांगी तो भारत, मैं समझता हूँ कि शायद उनको वैक्सीन दे देगा। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने आलोचना से बचने और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, जिसके तहत राज्य सरकारों और निजी सेक्टर को विदेशों से वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी गई है। लेकिन यह साफ है कि कोरोना से लड़ाई अब इमरान खान के गले तक आ गई है। और अब बात बंगाल के रण की। ममता बनर्जी ने वाम दलों के 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वो फिर नंदीग्राम के रास्ते पर लौटी हैं, लेकिन वहां के सियासी हालात और समीकरण अब बदल चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार और विधायक शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता के लिए समर्थन जुटाने और टीएमसी को वोट बैंक तैयार करने वाले शुवेंदु अब ममता के खिलाफ मैदान में है। बंगाल में चुनावी संग्राम। शुवेंदु के गढ़ में ममता का घमासान। नंदीग्राम से पार लगेगी ममता की नाव। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ममता का आखिरी दांव। ये बंगाल चुनाव में हिंसा का लाइव ट्रेलर है। जिस वक्त ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही थी, उसी वक्त साउथ कोलकाता यानी ममता के गढ़ में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बीजेपी के रोड शो पर पथराव कर दिया। एक हाथ में टीएमसी के झंडे और दूसरे हाथ में पत्थर। क्या टीएमसी अब वोट नहीं बल्कि चोट के दम पर विरोधी दलों को रोकेगी? ये पथराव क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में 2021 का चुनावी रण अब नंदीग्राम पर आकर केंद्रित हो गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, लेकिन उसी वक्त उनके अपने राजनीतिक गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता रोड शो करके ममता को चुनौती देने लगे। टीएमसी के लोग शायद इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर, बंगाल में टीएमसी के चुनावी पत्थर के साथ साथ ममता का नया राजनीतिक राग भी गूंजा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। मुख्यमंत्री ममता की जुबान पर वॉशिंग पाउडर वाला गाना दरअसल बागियों के बहाने बीजेपी पर निशाना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर टीएमसी में एक बार फिर बड़ी बगावत की आशंका है। इसलिए ममता ने बागियों पर दांव लगाने वाली बीजेपी को दागियों के दाग साफ करने वाला वॉशिंग पाउडर करार दे दिया। लेकिन उनके सियासी राग से भी ज्यादा चौंकाया उनके चुनावी फैसले ने। ममता ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि अगर वो पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ जाएं तो नंदीग्राम सीटे आमी कारोर नाम एखोनी बोलছি না, পরে বলবো। বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के संकेत देकर बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। नंदीग्राम वही भूमि है जहां पर किसानों का आंदोलन करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी और एक बार फिर नंदीग्राम का रुख करके ममता ने अपना सियासी दांव खेला है। नंदीग्राम का सियासी गणित और यहां से चुनाव लड़ने की ममता की रणनीति के बारे में जानने से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। 2007 में मारे गए किसानों के बहाने राजनीतिक राहत देने का ऐलान किया। नंदीग्राम हिंसा के दौरान लापता 10 किसानों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में ममता बनर्जी गो बैक के पोस्टर लहराए गए। ममता पर नंदीग्राम के किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तीसरी तस्वीर साउथ कोलकाता की है, जहां मुख्यमंत्री ममता के गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने रैली की, रोड शो निकाला, लेकिन टीएमसी की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। ममता के गढ़ में शुवेंदु तो शुवेंदु के गढ़ में ममता। हालांकि नंदीग्राम की रैली में कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन कोलकाता में शुवेंदु की रैली में आज हिंसा देखने को मिली है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के खेमे में बौखलाहट है, तो टीएमसी का आरोप बीजेपी के ऊपर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ मंचों पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी महाभारत हो रही है। ममता ने शुवेंदु के सियासी गढ़ को अपनी चुनावी जमीन बनाने का इरादा जाहिर किया, तो बीजेपी ने शुवेंदु के साथ मिलकर बीजेपी के गढ़ में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करते हुए धावा बोला। बंगाल चुनाव को लेकर ममता ने नंदीग्राम पर जो ऐलान किया है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। नया कुछ बात नहीं है। बीजेपी सब सीट पर, कलकत्ता हमारा सिटी ऑफ जॉय है, कलकत्ता महानगर है, यहाँ भी भाजपा का लहर चल रहा है। आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम पर दांव लगाकर कौन सी रणनीति और राजनीति कर रही हैं? दरअसल नंदीग्राम में किसान और मजदूर सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2007 में ममता ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। नंदीग्राम से टीएमसी की राजनीतिक पैठ मजबूत हुई। आंदोलन के बाद टीएमसी का वोट बैंक बढ़ने लगा। नंदीग्राम से टीएमसी की जनहित वाली छवि बनी। नंदीग्राम आंदोलन के 4 साल बाद चुनाव हुए। 2011 में टीएमसी एक बार फिर सत्ता में आ गई। टीएमसी को सत्ता में लाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही। नंदीग्राम फिलहाल शुवेंदु अधिकारी की सीट है। ममता ही वो नेत्री है जो नंदीग्राम में गोली चलने के बाद पहले वहाँ पहुंची थी और जो नंदीग्राम में लड़ाई का शुरुआत की थी। नंदीग्राम में ममता ही शुवेंदु को नॉमिनेशन दी थी, तो उसका कोई टर्फ नहीं है। शुवेंदु का घर तो कांती है। जिस वक्त ममता के गढ़ साउथ कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला। शुवेंदु नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार थे। 2006 में शुवेंदु कांथी दक्षिण से विधायक बने। 2009 में कांथी से टीएमसी के सांसद चुने गए। 2016 में नंदीग्राम से लड़े और विधायक बने। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और आसपास की कमान शुवेंदु को सौंपी। शुवेंदु जंगल महल रीजन की 45 सीटों पर असरदार है। शुवेंदु पूर्वी मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा में प्रभावशाली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी तो असली मकसद शुवेंदु होंगे। शुवेंदु को रोकना ममता की सबसे बड़ी रणनीति होगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी घबराई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है कि मैं लड़ूंगी। क्यों? दूसरे लोग नहीं है क्या लड़ने के लिए उनके पास? तभी तो वो लड़ रही है। उनके अंदर एक भय हो गया है कि शुवेंदु अधिकारी वहाँ से लड़ते हैं और निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेता शुवेंदु अधिकारी वहाँ से निश्चित तौर पर जीतेंगे। ममता बनर्जी की रणनीति यह है कि शुवेंदु को नंदीग्राम में ही घेरकर उन्हें वहीं तक सीमित कर दिया जाए। इससे वो अपने प्रभाव वाली बाकी सीटों पर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे।